पाराने लोग ऐसे हुआ करते थे। अहमद, कल थोड़ा टाइम निकालना, मुझे अपने एक दोस्त को मिलने जाना है। दादाजी ने रात सोने से पहले हिदायत दी और आज दोपहर के बाद ऑफिस से ब्रेक लेकर मैं घर आया। दादाजी हाथ में एक बोसीदा सी डायरी लिए मेरे मुंतजिर थे। गाड़ी में बैठते ही कहने लगे, पहले गांव चुल्लू, वहां से फिर आगे चलेंगे। दादाजी आज काफी हद तक परेशान से लग रहे थे तो मुझसे भी रहा नहीं गया और पूछ बैठा, क्या हुआ यार, इतने संजीदा हैं? दादी ने कुछ कहा है? माथे पर तेवरी चढ़ाते हुए मुझे घूरा। तुझे ऐसी क्या बीमारी है जो मेरी परेशानी के पीछे हर वक्त मेरी ज़ौजा को तलाश करता रहता है? बस तुम अपनी चूंच बंद कर यार और सामने देख कर गाड़ी चला। वैसे ही तेरी दादी कह रही थी तुझे ड्राइविंग नहीं आती। मैं जो दादाजी को किसी के नाम से छेड़ने बैठा था, इसी नाम को लेकर दादा ने जो चोट पहुंचाई, इसका दुख दादा से छुपाने के लिए सामने देखने पर इक्तिफा करना पड़ा। दादाजी की हिदायत के मुताबिक छोटे चचा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ी और साथ ही दादाजी ने इनका नंबर मिलाया। काल मिलते ही कहा, बाहर आओ और सामान लेते आना, हम तुम्हारे घर वाली गिल्ली के नुक्कड़ पर पहुंचने वाले हैं। सवाल तो आया जहन में, मगर खामोश रहने में ही आफियत जानी। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही चचा एक कपड़े का थैला अटई हमारे इंतजार में थे। सामान के नाम पर वो थैला मुझे हजम नहीं हुआ, मगर खामोशी हजार नेमत है। मगर सवाल थे कि जहन में कुलबला रहे थे। दादा ने वो पुरानी डायरी निकाली और यकन बाद दीगरे तरतीब के साथ सफ़े पलटने लगे और आखिरी सफ़ा पलटने पर चचा से मुखातिब हुए, टोटल ये 4,56,210 रुपए बनते हैं और इसमें कितने हैं? चचा ने कहा 210 किले नहीं थे, बाकी पूरे हैं। दादा ने एक सख्त नज़र से चचा को घूरा मगर बोले कुछ नहीं। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार 210 रुपए तो दे, घर जाकर दादी से ले लेना। मैं कहना तो यही चाहता था कि उनके में पहले ही 600 देने हैं, जो परसों ये कह कर लिए थे कि मैं अकाउंट से निकलवा के देता हूँ। खैर, मैंने जेब से पैसे निकाल कर दिए, जो दाद ने इसी थैले में मौजूद बाकी पैसों के साथ रख दिए। चचा से अलविदाई कलिमात कहने के बाद दादा ने मुझे वहां से काफी दूर एक मकाम का हवाला दिया कि वहां चलना है। मैं उनकी बताईगी जगह का GPS सीट किया और ड्राइव करने लगा। गाड़ी में खामोशी ही रही जब तक हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। ये एक 2 मंजिला घर जिसका फिन तामीर यहाँ रहने वालों के शौक का मुंह बोलता सबूत था, मगर दर्न और दीवार से उतरता हुआ रंग और रोगन इसकी खूबसूरती पर कदगन लगाए हुए था। इटालियन तर्ज पर बने इस छोटे से घर के बाहर दादाजी की हिदायत सुनते हुए मेरे गाड़ी रोकने पर दादाजी जल्दी से उतरे और मुझे गाड़ी में ही रहने का इशारा करते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाजे से थोड़ा हिटकर इंतजार करते हुए दादाजी के चेहरे पर बिला का इस्तिराब था, जो मेरे लिए बाइस तजस्सुस और तशवीश था। मगर मेरे सारे सवाल अभी जवाब के मुंतजिर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादाजी मोह इंतजार थे। चंद लम्हों बाद गेट से एक नौजवान बाहर आया और दादा से मुसाफहा करते हुए मेरी तरफ भी नजर दौड़ाई। वो जो कोई भी था, मगर दादा और मुझे देखने के अंदाज से मुझे यकीन हो गया कि वो हमें नहीं जानता। बिशी ट्रैक्टर आले दी घर इहो व जिहला बारले मुख रहनिदा सी। गांव में रहने वाले लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ होंगे कि वहाँ राइज डेरेदारी निज़ाम में लोगों के तारुफ ऐसी चीज़ों से मंसूब होते हैं जो मुनफरिद होने के साथ हर घर में मुयसर नहीं हो। बिल्कुल वैसे ही हमें गांव में नंबरदार के लायके से मुतारफ करवाया जाता है। बशीर ट्रैक्टर वाले का घर यही है जो बाहर के मुख रहता था। हाँ जी, उन्हीं का घर है, मैं इनका बेटा हूँ। अभी वो कुछ मजीद कहता, मगर दादाजी ने आगे बढ़कर इसे यूं गिले लगाया जैसे कोई सालों पहले बिछड़े अपने किसी अजीज को अचानक सामने पाकर बेसाख्ता गिले लगना चाहता है। दादाजी के गिले लगे वो मुझे और मैं इसे होनकुहे की तरह देखे जा रहे थे और दादाजी अपनी ही रूह में इसकी पीठ थपथपा रहे थे। कुछ लम्हों बाद दादाजी ने इसे खुद से अलग किया, अपना तारुफ करवाने लगे। मैं ती बशरा इकट्ठे कबड्डी के देसी मेरे नाल उद प्रावां वाली यारी सी बार जानल तुम बाद ओती कद वापस न आया, पर मेरे कोल इस दी हर साल एक खत आंदी सी ती। आखिरी खत इनो 1 साल 3 महीने हो गए ने, जिस विच ओने लिखा सी के बीमार ए। नौजवान के चेहरे पर एक साया सा लहराया और गमज़दा लहजे में बताने लगा कि अब्बा का पिछले साल इंतकाल हो गया है, जिसे सुनकर दादाजी ने ज़ेरे लब दुआया कलमात अदा किए। चंद पिल इस खामोशी में गुजरे तो नौजवान ने कहा, अंदर तो आ जाएं, चाय पी कर जाइएगा। जिस पर दादाजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं जल्दी से गाड़ी का गेट खोल कर बाहर को लपका तो कहने लगे, वो सामान भी ले आओ। मैंने वो पुतली सी उठाई और इस नौजवान के पास पहुंचा। वो अब घर में दाखिल हो चुका था। दादाजी भी इसके पीछे चल दिए तो मजबूरना मुझे भी तकलीद करते हुए घर में दाखिल होना पड़ा। घर के सहने एक छोटा सा बागीचा बना हुआ था जिसमें कुर्सियां तरतीब से जाड़ हुई थीं। वो हमें उन कुर्सियों पर बिठाकर खुद अंदर चाय का कहने चला गया। इसके वापसनी में ज्यादा वक्त नहीं लगा और दादाजी की कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया।
बहुत भला आदमी था, अल्लाह इसे गुरा रहमत करे। तुम्हारे बारे में भी वो अक्सर बताया करता था खत में। हाँ जी, वो तो वहाँ जाकर पलटे ही नहीं, अम्मा को बिला लिया था मगर मैं नहीं गया क्योंकि यहाँ हवेली के मामलात मेरे सुपुर्द थे। नौजवान ने लुकमा दिया। दादाजी कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद गोया हुए। बिश्री के साथ मेरा कुछ लेन देन था जब वो यहाँ से गया था। मेरे माली हालात उन दिनों कुछ खराब थे। इसने वहाँ जाकर मुझे 3,000 रुपये भेजे थे, 90 की दहाई में 3,000, जिससे मैंने यहाँ खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी साजो सामान खरीदा था। जिसके बाद अल्लाह ने बरकत डाली और मैं कुछ अरसे में ही इस काबिल हो गया कि इसे खत लिखा कि तुम्हारा कर्ज लौटाना चाहता हूँ, मुझे बताओ कैसे पैसे भेजूं, क्योंकि इन दिनों पैसे मुख से बाहर भेजना पेचीदा था। लेकिन बिश्री ने वापसी खत में लिखा उसके हालात ठीक है तो मैं इसके पैसे अपने साथ कारोबार में लगा लूँ, वो जब वापस पाकिस्तान ईगा तो ले लेगा। वक्त का पहिया पर लगाकर घूमा। इससे शिराकत दारी को मंजूर करते हुए मैंने वो पैसे फसल की काश्त में लगा दिए। फसल उठाने के बाद जमा खर्च देखा तो खर्चा 9,000 रुपये जबकि आमदन 16,000 थी। इस हिसाब से इसका नफ़ा मिलाकर कल रकम 5500 हो गई। इस तरह अगली फसल में उसके पैसों के हिसाब से बनने वाला खालिस नफ़ा में आने वाली फसल में लगा देता था, जो कि अब 4,56,210 रुपये बन चुके हैं। मैं ये अमानत तुम्हें लौटाने आया हूँ। उम्मीद है कि बशरा मुझे रोज़ नहशर खुदा के हुजूर सवालिया नज़रों से नहीं देखेगा। दादाजी ये सब बोलकर खामोश हुए तो वहाँ मौजूद हम दोनों की आंखों में हैरत थी कि आज के इस दौर में जहाँ धोखाधही गबन दूसरों के माल पर गासिबाना हक जमाना आम है, ये पुरानी रूहें आज भी इंसानियत की मेराज पर फाइज हैं। मेरे सामने वो अपने दोस्त घूम गए जिनको इनके मुश्किल वक्त में माली तौर पर सहारा दिया। उन्होंने कभी वापस करने का सोचना तो कुजा कभी जिक्र तक न किया। मेरे अपने ही दिए पैसे वापस मांग लेने पर कद ताल्लुक कर लिया किया वो दोस्त थे। इसी असना में एक 6 साल का बच्चा चाय बमाले सलाम लवाजमात से सज्जी ट्रे अटे आया तो जवाब धोने का सिलसिला मुनक़ते हो गया। चाय के साथ साथ दादाजी ने इसे अमानत थमाई और गिनने का कहा, जिस पर नौजवान ने हैरत से भरे लहजे में फ़कत इतना सा जवाब दिया, चाचू जी ये थैले में बज़ाहिर पैसे हैं मगर असल में तो ये खुलूस और ईमानदारी से मुज़य्यन एक ऐसी दास्तान है जिसका शुमार किसी तौर भी मुमकिन नहीं। मज़द कुछ देर दादाजी बिश्री से मुंसलिक यादें ताज़ा करते रहे और फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े। कुछ सफ़र खामोशी से गुजरा के अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कोनिदा और दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी वो मैं कह रहा था कि चंद महीने पहले आपको मैंने 7,000 रुपये दिए थे, वो अब कितने बन चुके हैं? दादाजी ने मुझे देखे बना ही कहा, पत्तर जो 40,000 तेरी दादी ने तुझे दिए थे गाड़ी लेते वक्त वो 7,000 इसी से निकाल कर बाकी 33,000 मुझे दे देना। बाकी का रास्ता कदरे जल्दी तय